तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के साथ। तो सबसे पहला ऑक्साइड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। एक तो पहली बात हम पहले पढ़ चुके थे पहले वाली वीडियो में कि न्यूट्रल ऑक्साइड है ये कार्बन का। इसको लेबॉर्ट्री में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हम फॉर्मिक एसिड को ट्रीट करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बन रहा है। पॉइजनस गैस है, अगर इसको इनहेल करते हैं तो सफोकेशन हो सकती है और फाइनली डेथ भी हो सकती है अगर ज़्यादा अमाउंट में इनहेल कर लें। तो होता क्या है बेसिकली, सफोकेशन का रीज़न क्या है ना, ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है और ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता हीमोग्लोबिन के साथ। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं, इसकी पॉइजनिंग हो जाती है। जो एंटीडोट है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वो क्या है, कार्बोजन, जिसमें 95% ऑक्सीजन होती है और 5% CO2 होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जलने पे ब्लू फ्लेम देता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास, ठीक है। और इसको हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आयरन के ऑक्साइड को अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करें तो आयरन ऑब्टेन होगा, कॉपर के ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करें तो कॉपर ऑब्टेन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में ना रेजोनेंस भी होती है, तो ये कुछ एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रखे हैं इसके। तो जो पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन है वो शो की हुई है इसमें, और ये एक अच्छा लुईस बेस भी है क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। इसको हम मॉन्ड प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल चैप्टर है +2 का, उसमें पढ़ेंगे मॉन्ड प्रोसेस के बारे में, जिसमें इसको निकल की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम मोनोऑक्साइड की बात कर ही रहे हैं तो जो लेड के मोनोऑक्साइड होता है ना, अपना रेड मोनोऑक्साइड को हम लोग लिथार्ज बोलते हैं, येलो लेड ऑक्साइड को हम लोग मैसिकॉट बोलते हैं। जो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास कार्बन का जो ऑक्साइड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं और हमारे पास CO2 गैस इवॉल्व होती है। या फिर अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को डायरेक्ट हीट करें तो भी हम CO2 प्रिपेयर कर सकते हैं। वीकली एसिडिक है ये गैस हमारे पास। इसका लीनियर मॉलिक्यूल होता है जिसमें कार्बन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसके रेजोनेंस हाइब्रिड के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे गिवन है। तो बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड में हो क्या रहा है ना कि हमारे पास देखो यहाँ से बॉन्ड जो होगा वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है वो यहाँ आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। फिर ऐसा ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर दे दे और ट्रिपल बॉन्ड बना ले, और जो राइट हैंड साइड पे है वो अपना बॉन्ड विड्रॉ कर ले और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब रेजोनेंस के कारण ना जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर आता है। इस वजह से जो ना बॉन्ड लेंथ होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो बॉन्ड लेंथ 1.22 एंगस्ट्रॉम से 1.15 एंगस्ट्रॉम के करीब हो जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं और इसको ना एरिएटेड वाटर ड्रिंक सोडा वगैरह बनाने में इसको यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास वो है ड्राई आइस। ये एक्चुअली में सॉलिड CO2 होती है, इसको कार्ड आइस भी बोलते हैं। तो एक्चुअली में जो सॉलिड CO2 है इसको ड्राई आइस बोलते हैं क्योंकि ये वेट नहीं करती किसी भी सरफेस को, यानी कि ये मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है। तो ड्राई आइस को हम लोग कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं कुछ एक चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए फूड इंडस्ट्री में। फिर इसको हम लोग कोल्ड बाथ भी बनाने के लिए यूज़ करते हैं लेबॉरेटरी के, और इसमें सब्लिमेशन होती है -78 डिग्री सेल्सियस पे। जो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास वो है ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन। तो अब ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन को डिटेल में पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको हम सिलिका भी बुलाते हैं। तो जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है यानी कि सिलिका, ये बहुत सारी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्वार्ट्स, क्रिस्टोबलाइट, ट्राइडाइमाइट, इन सब फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। 3 डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है जो कि कोवलेंट स्ट्रक्चर है, एक सारे बॉन्ड कोवलेंट होंगे इसमें। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सिलिकॉन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और हर सिलिकॉन के अराउंड में 4 ऑक्सीजन एटम होंगे। तो एवरी सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम जो कि टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे उसके अराउंड। तो हर ऑक्सीजन जो होता है फिर फर्दर 2 सिलिकॉन के साथ लिंक होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना ये सिलिका को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाता है। तो इसी वजह से सिलिका जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे पास जिस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे थे वो स्ट्रक्चर ये है। तो जो सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो 386 किलो जूल पर मोल के करीब होती है। तो जो सिलिका होता है ना वो इनर्ट होता है, ठीक है। ये हैलोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता फ्लोरीन को छोड़ के, और ज़्यादातर एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करता और मेटल के साथ भी रिएक्ट नहीं करता HF को छोड़ के।
एसिड्स में HF के साथ ये रिएक्ट करता है और हैलोजन में फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर दे रखा है ना, जो सिलिकॉन है वो 4 ऑक्सीजन एटम के साथ सराउंडेड है और हर ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये इनर्ट तो है, लेकिन मैंने जैसे बताया फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड दे रहा है, और जब ये HF के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड दे रहा है। जब SiF4 जो है वो फर्दर HF के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड देता है H2SiF6। जो सिलिका है अगर वो उसको हम बेस के साथ ट्रीट करें कॉस्टिक सोडा के साथ, तो ये सोडियम सिलिकेट देता है एज अ प्रोडक्ट। तो ये कुछ एक रिएक्शंस हैं, इनको लर्न करना है, इनका ध्यान रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है इसके ऊपर ना NCERT में क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट हमारे पास ना प्रॉब्लम आती है कि वाई HF कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स। तो बेसिकली इसको ना ग्लास बॉटल में स्टोर नहीं कर सकते, जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा ना, जो सिलिका है हमारे पास ग्लास के अंदर सिलिका होता है, वो HF के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड बना देता है। तो इसी वजह से हम इसको ग्लास बॉटल में स्टोर नहीं करते। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है, जबकि जो सिलिकॉन का ऑक्साइड सिलिका जो है वो एक सॉलिड है। ऐसा क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर है, उनके बीच में वेंडर वॉल फोर्सेज होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, जबकि जो SiO2 है उसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है, सारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। इसलिए जो हमारे पास ये सिलिका है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो नेक्स्ट कंपाउंड है सिलिकॉन का, उसको हम पढ़ते हैं, इनको हम सिलिकॉन्स बुलाते हैं। तो बेसिकली ये जो सिलिकॉन्स हैं ना, ये हमारे पास सिंथेटिक ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर रिपीटेड यूनिट होती हैं R2SiO की। जो R है इसमें वो मिथाइल ग्रुप होता है, तो R2SiO की रिपीटेड यूनिट होंगी और इनमें लिंकेज जो होगी वो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड की लिंकेज होगी। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? R2SiO और N जो होगा N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो R मिथाइल या अराइल ग्रुप हो सकता है। तो हमारे पास जैसे ये रखा है ना मिथाइल क्लोराइड को सिलिकॉन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में और 570 केल्विन पे, तो हमारे पास डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन जो है वो आ रहा है प्रोडक्ट में। वैसे ही हमारे पास ये जो डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन है, इसको फर्दर वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये क्या करता है? क्लोरीन लूज कर देगा और OH आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा, और फिर जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? सिलिकॉन प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास देखो ये वाली रिपीटेड यूनिट बताई थी ना कि R2 2 मिथाइल ग्रुप हो गए Si और O, ये यूनिट रिपीट होती रहेगी और हमारे पास सिलिकॉन्स बन जाएंगे। जो शॉर्ट चेन सिलिकॉन्स होते हैं ना हमारे पास, वो ऑयली लिक्विड्स होते हैं। जो मीडियम चेन सिलिकॉन्स होते हैं वो विस्कस होते हैं, ग्रीस के जैसे होते हैं, और जो हाई चेन सिलिकॉन्स होते हैं ना वो रबरी इलास्टोमर्स होते हैं वो ना, ठीक है। तो ये बेसिकली सिलिकॉन्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाटर रिपेलेंट हैं, हीट रेजिस्टेंट हैं, एंटी फॉर्मिंग एजेंट होते हैं। तो इनको हम लोग वाटरप्रूफ पेपर, लुब्रिकेंट और सर्जिकल इम्प्लांट्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास वो है सिलिकेट। तो सिलिकेट ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर ना SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रा की ना यूनिट्स होती हैं, रिपीटेड यूनिट्स होती हैं, और वो ज्वाइन होती हैं कॉर्नर से कॉर्नर पर। तो अब इनकी ना टाइप है, जैसे जो हमारे पास डिस्क्रीट यूनिट हो, यानी कि बिल्कुल अलग अलग यूनिट हो, और क्या बोलते हैं जो शेयरिंग है वो ना हो, तो ऐसों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोसिलिकेट्स बोलते हैं। तो कॉर्नर्स की कोई शेयरिंग नहीं हो रही, जैसे जिरकॉन इसका एग्जांपल है। फिर पायरोसिलिकेट्स हैं हमारे पास। पायरोसिलिकेट के अंदर क्या होता है? 2 SiO4 नेगेटिव यूनिट जो होती हैं वो एक कॉर्नर शेयर करती हैं, और हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है? Si2O7 6 नेगेटिव। थर्ड वेटाइट जो है ना वो इसका क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल है, फॉर्मूला Sc2 Si2O7। तो ये हमारे पास ऑर्थोसिलिकेट्स है जब सिंगल यूनिट होगी, और जब 2 यूनिट जुड़ी हुई है एक कॉर्नर से तो वो हमारे पास क्या है? पायरोसिलिकेट्स हैं। ऐसे हमारे पास साइक्लिक और रिंग सिलिकेट्स भी होते हैं। तो जो साइक्लिक या रिंग सिलिकेट है, इसमें क्या होता है? जो दोनों के दोनों कॉर्नर ऑक्सीजन एटम होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं? ज्वाइन होंगे ही होंगे, ठीक है। तो जो साइक्लिक शेयरिंग होती है इसमें, तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो SiO3 N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, रेज टू पावर 2N नेगेटिव होगा। बेराइल जो है वो उसका एग्जांपल है Be3Al2Si6O18। चेन सिलिकेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये लीनियर सिलिकेट्स होते हैं। तो जो हर टेट्राहेड्रॉन के ना, हर Si4 नेगेटिव के मॉलिक्यूल के 2 ऑक्सीजन एटम जो होते हैं वो शेयर होते हैं। तो इनका जनरल फार्मूला है SiO3N
2 नेगेटिव होता है। स्पोडुमीन जो है वो इसका एग्जांपल है, LiAlSiO3 होल ट्वाइस। अगर दो चेन जो होती हैं आपस में क्रॉस लिंक हो जाती हैं तो डबल चेन सिलिकेट्स फॉर्म होते हैं, इनको हम लोग एम्फीबोल्स बोलते हैं। जैसे ट्रिमोलाइट है और एस्बेस्टोस जो है वो इसका एग्जांपल है, जब हमारे पास दो चेन क्रॉस लिंक में आ जाती हैं। तो फिर हमारे पास शीट सिलिकेट्स हैं। शीट, इसमें जो शेयरिंग होती है वो 3 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होती है पर टेट्राहेड्रॉन से। तो ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग का रखना, कहाँ पे 2 हो रही हैं, कहाँ पे 3 हो रही हैं, कहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में हो रही हैं, तो इनसे हमारे पास अलग अलग नाम बने। तो शीट वाले केस में क्या हो रहा है, हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम जो हैं पर टेट्राहेड्रॉन वो शेयर हो रहे हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। इनका जनरल फार्मूला जो है वो Si2O5, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे और 2 नेगेटिव इनके ऊपर चार्ज होगा। कैलिनाइट और टैल्क और क्ले इसका एग्जाम्पल है। 3 डिमेंशनल सिलिकेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 डिमेंशनल सिलिकेट के केस में चारों के चारों जो कॉर्नर्स होते हैं ना, चारों के चारों जो ऑक्सीजन होते हैं पर टेट्राहेड्रॉन वो शेयर हो रहे होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, हमारे पास क्वार्ट्स, ट्राइडामाइट और क्रिस्टोबलाइट जो हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो हमारे पास सिलिकेट्स हैं उसमें कितने ऑक्सीजन जो हैं वो शेयर हो रहे हैं, कितने कॉर्नर्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं, उसके हिसाब से नाम है। जो हमारे पास ऑर्थोसिलिकेट है उसमें कोई शेयरिंग नहीं है। पायरोसिलिकेट में सिर्फ एक कॉर्नर शेयर होता है और 2 ही SiO4 नेगेटिव के मॉलिक्यूल हैं। साइक्लिक और रिंग सिलिकेट में हमारे पास जो शेयरिंग होती है वो 2 कॉर्नर के ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होती है पर टेट्राहेड्रॉन अपना साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर बनेगा। जो चेन सिलिकेट हैं उसमें लीनियर सिलिकेट होते हैं और 2 ऑक्सीजन एटम की जो होती है शेयरिंग हो रही होती है। हमारे पास जो शीट सिलिकेट है उसमें 3 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग हो रही होती है पर टेट्राहेड्रॉन। जो हमारे पास 3 डिमेंशनल सिलिकेट है उसमें सारे के सारे ऑक्सीजन एटम की क्या हो रही होती है, शेयरिंग हो रही होती है। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है जियोलाइट। जियोलाइट क्या होता है, ये ना 3 डिमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट है। तो 3 डिमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट है, चारों के चारों ऑक्सीजन जो होंगे पर टेट्राहेड्रॉन वो शेयर हो रहे हैं। तो इनको हम लोग ना आयन एक्सचेंज मेथड में यूज़ करते हैं। ये वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने का ना मेथड है। और ये शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का मतलब होता है इनके ऊपर ना अपना पोर्स बने होते हैं। अब वो पोर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अपने अंदर लेते हैं और उनको कैटलाइज करते हैं, उनके रिएक्शंस को। तो जियोलाइट शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आयन एक्सचेंज मेथड में भी यूज़ कर रहे हैं। जो किसके लिए यूज़ करते हैं, हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो सिलिकॉन्स होते हैं वो ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली में है क्या है, सिलिकॉन का साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जो सिलिकॉन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते और p-pi बॉन्डिंग भी नहीं करते कार्बन की तरह। तो इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ये डायमंड लाइक 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ना कि ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये रीज़न है। तो लार्ज साइज़ और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये कार्बन की तरह p-pi बैक बॉन्डिंग और sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो कर सकते। तो ये डायमंड की तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से ये ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते हैं। तो इसके साथ हमारा जो ग्रुप 14 है वो ओवर हो जाता है और जो वीडियो है उसमें हमने सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और NCERT के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं।